अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यकीनन बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, इसलिए कि इसकी लेंथ जो है वो कम है। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा यह था कि हम 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा काम बाकी है। याद रहे, हम इस साल 2025 में 11 क्लास के लिए मैथ की जो न्यू बुक आई है पंजाब में, उसका यूनिट नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर नंबर 27 में हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए एग्जाम्पल नंबर 9 बुक में पेज नंबर 10 पर जो है उसको सॉल्व करेंगे। कॉमनली मैं एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करवाता, क्योंकि जितनी भी एग्जाम्पल्स होती हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसी ही होती हैं और उन्हें आप कर सकते। एग्जाम्पल्स को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, पेपर में एग्जाम्पल्स भी आया करती हैं। जब कभी कोई ऐसी एग्जाम्पल आ जाए कि उस तरह का एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ना हो, तो फिर मैं एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करवाया करता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो है बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बुक में नहीं है। इस एग्जाम्पल 9 को हम आज सॉल्व करने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रैशनल रूट थ्योरम क्या होता है? रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि अगर फर्ज करें आपके पास एक पॉलिनोमियल p ऑफ z है, इसकी डिग्री n है, zn हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट an है और कांस्टेंट टर्म a0 है। अगर इस पॉलिनोमियल में ये जो a0, a1, an कोफिशिएंट्स हैं, ये इंटीजर कोफिशिएंट्स हों और p कोई डिवाइजर हो a0 का, जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोई डिवाइजर p हो और Q डिवाइजर हो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म के कोफिशिएंट an का, और हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हों इस पॉलिनोमियल के जीरोज। पॉलिनोमियल के जीरोज याद करवा दूं, वो नंबर्स होते हैं जिनको इक्वेशन में पुट करने पे आंसर 0 आ जाता है। या कह लें, इस पॉलिनोमियल से इक्वेशन बना के हम उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस रूट्स ढूंढना चाह रहे हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उसका कोई डिवाइजर p मौजूद है हमारे पास, जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है उसके कोफिशिएंट का डिवाइजर हमारे पास Q मौजूद है। क्या कोई रैशनल नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है? तो रैशनल रूट थ्योरम ये कहता है कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ z का अगर कोई 0 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर अगर इस पॉलिनोमियल p ऑफ z का 0 है, या कह लें पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशन का रूट है, तो वो किस शेप का होगा? वो होगा प्लस माइनस p ओवर q शेप का। रैशनल रूट थ्योरम हमें हेल्प करता है पॉलिनोमियल के जीरोज मालूम करने में। अगर उस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट हैं वो इंटीजर्स हों उस सूरत में, और कौन से रैशनल नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा a0 का डिवाइज़र। अगर कोई नंबर p a0 का डिवाइज़र है, और आपको डिवाइजर्स ढूंढने होंगे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म के कोफिशिएंट an के। अगर Q उसका डिवाइजर है, तो हर वो रैशनल नंबर जो प्लस माइनस p ओवर Q फॉर्म का है वो इसका 0 हो सकता है। अगर इसके जीरोज रैशनल नंबर्स हैं, तो वो रैशनल नंबर्स इन्हीं रैशनल नंबर्स प्लस माइनस p ओवर Q में से होंगे। ये गारंटी नहीं देता कि हर रैशनल नंबर प्लस माइनस p ओवर Q उसका 0 होगा। अलबत्ता ये थ्योरम इस बात की गारंटी देता है कि अगर इस पॉलिनोमियल का कोई रैशनल नंबर 0 है, तो वो रैशनल नंबर प्लस माइनस p ओवर Q शेप का ही होगा, जहाँ पे p जो है वो डिवाइजर है कांस्टेंट टर्म का और Q जो है वो डिवाइजर है an का। इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 9 बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर। फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल हमारे पास है z क्यूब माइनस 3z स्क्वेयर प्लस z प्लस 5। इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर हमें पॉलिनोमियल के जीरोज मालूम हो तो हम फैक्टर्स बना सकते हैं। इस पॉलिनोमियल के जीरोज हमें मालूम नहीं है। इससे पहले हम एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाते रहे हैं। 3 टर्म्स होती थी तो मिड टर्म ब्रेकिंग से बना लिया करते थे या कंप्लीटिंग स्क्वायर से बना लिया करते थे, और अगर 4 टर्म्स होती थी तो कॉमनली 2-2 टर्म्स में से कॉमन लेके फैक्टर बन जाया करते थे। लेकिन इस पॉलिनोमियल में अगर हम 2-2 टर्म्स में से अगर हम कॉमन लें तो सेम नंबर अंदर ब्रैकेट में नहीं आता है। आप डिफरेंट ट्राइज करके देख सकते हैं, कभी भी ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशन नहीं बन रही है। इसका मतलब है हम 2-2 टर्म्स में से कॉमन लेकर
इसके फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं। 4 टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर 3 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज में जिन क्वेश्चंस को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते आए हैं उनमें z4 और z स्क्वायर हुआ करता था। यहाँ पे z क्यूब और z स्क्वायर और z है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी नहीं होगा, दो टर्म्स में से कॉमन लेकर भी नहीं होगा, तो फिर क्या तरीका अख्तियार किया जाए? फिर किसी तरह से इसका कोई एक ज़ीरो ढूंढा जाए। ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसमें आप गौर करें कि जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीजर्स हैं। इसका अगर कोई रैशनल रूट हुआ तो वो इस फार्मूले के मुताबिक ही होगा। उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जो कांस्टेंट टर्म 5 है उसके डिवाइजर्स कौन कौन से हैं। 5 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, बिल्कुल जल्दी से याद करें, 1 और 5 दो ही 5 के डिवाइजर्स हैं। और दूसरा ये जो z क्यूब हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके डिवाइजर्स देखते हैं। 1 के डिवाइजर्स एक ही हैं, 1। ये जो हमारे पास 5 के डिवाइजर्स हैं ये हमारे लिए इस वक्त p हो गए, और जो 1 के डिवाइजर्स हैं ये हमारे पास q हो गए। और अगर कोई रैशनल ज़ीरो है, कोई रैशनल नंबर ज़ीरो है तो वो प्लस माइनस p ओवर q होगा। p को 1 लें और q को 1 लें तो ज़ीरो जो है वो प्लस माइनस 1 ओवर 1 जो है वो हो सकता है, यानी प्लस 1 ज़ीरो हो सकता है, माइनस 1 ज़ीरो हो सकता है। p को 5 और q को 1 लें तो p ओवर q प्लस माइनस 5 ओवर 1, यानी प्लस का 5 या माइनस का 5 इसका ज़ीरो हो सकते हैं। इसके पॉसिबल ज़ीरोज़ जो हैं वो 1, -1, 5 और -5 हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा इसका ज़ीरो है? ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई नंबर भी इसका ज़ीरो ना हो। थ्योरम ये कहता है कि अगर रैशनल ज़ीरो है तो वो प्लस माइनस p ओवर q होगा, और अगर रैशनल ज़ीरो है ही नहीं तो प्लस माइनस p ओवर q इसका ज़ीरो ज़रूरी नहीं है कि हो। अगर रैशनल ज़ीरो है तो वो प्लस माइनस p ओवर q जितने भी नंबर्स बनेंगे उनमें से ही होंगे। प्लस माइनस p ओवर q उस वक्त हमारे पास 4 नंबर्स बने हैं, 1, -1, 5 और -5, ये इसके ज़ीरोज़ हो सकते हैं। अब कौन सा ज़ीरो है कैसे मालूम किया जाए? उसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं सिंथेटिक डिवीजन का। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम इसके ज़ीरोज़ मालूम करने लगे हैं। सिंथेटिक डिवीजन आपने पहले पढ़ी हुई है, मैं याद करवा देता हूं और अप्लाई भी करके देखते हैं। उसमें पॉलिनोमियल में हाईएस्ट टर्म के कोफिशिएंट से लेके कांस्टेंट टर्म तक सारे कोफिशिएंट्स लिखा करते हैं। सबसे पहले हमने z क्यूब का कोफिशिएंट 1 लिखा, फिर z स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 लिखा, z का कोफिशिएंट 1 लिखा और कांस्टेंट टर्म 5 लिखी। अब अगर हमने चेक ये करना है कि 1 या -1, 5 या -5 ज़ीरो है या नहीं तो उससे डिवाइड करेंगे। पहले हम ट्राई करने लगे हैं कि 1 इसका ज़ीरो है या नहीं, 1 से डिवाइड करने लगे हैं। और सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो पहली टर्म है, ये जो पहला कोफिशिएंट है इसको एज इट इज़ नीचे लिख लें। ये 1 है, इसे हमने यहाँ 1 लिख लिया। अब इस जिस नंबर 1 से डिवाइड कर रहे हैं उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, अगले नंबर के नीचे लिख लें। हमने यहाँ -3 के नीचे 1 लिख लिया। -3 और 1 को प्लस हो रहे हैं, प्लस कर लें, माइनस हो रहे हैं, माइनस कर लें। -3 + 1 जो है वो हमारे पास -2 हो गया। अब इस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 आया, अगले नंबर के नीचे लिख लें। 1 और -2 को प्लस माइनस किया तो -1 आ गया। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1 आया, अगले नंबर 5 के नीचे लिख लिया। 5 और -1 को ऐड करें तो हमारे पास 4 आ गया। अगर तो ये आखिरी नंबर जो आया है ये ज़ीरो आ जाए तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे वो ज़ीरो है, और अगर वो ज़ीरो ना आए तो फिर वो नंबर ज़ीरो नहीं है। 1 हमारे पास इस वक्त ज़ीरो नहीं है। हमारे पास 4 नंबर्स हैं जो पॉसिबल ज़ीरोज़ हो सकते हैं, उनमें से हमने एक को चेक किया, वो ज़ीरो नहीं है। इस तरह बारी बारी बाकी सबको भी चेक करते हैं, कोई एक ज़ीरो भी मिल गया तो हमारा मसला हल हो जाएगा। z = 1 इसका ज़ीरो नहीं है। अब हम चेक करने लगे हैं -1 को। पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट्स हमने लिखे, -1 से डिवाइड करना चाहते हैं। पहले कोफिशिएंट 1 को एज इट इज़ नीचे लिख लें, -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें। -1 आया, उसे अगले नंबर के नीचे लिख लें। -3 और -1 मिलकर -4 बन जाएगा। -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, अगले नंबर 1 के नीचे लिख लिया। 1 और 4 को ऐड किया, 5 आ गया।
-1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया, 5 में -5 ऐड किया तो 0 आ गया, लास्ट नंबर 0 आ गया। इसका मतलब है जो -1 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर -1 0 है तो फैक्टर क्या होगा? आपको याद होगा कि अगर z1 0 हो तो z माइनस z1 फैक्टर होता है। अगर -1 0 है तो z में से -1 को माइनस करें, z माइनस -1 यानी z+1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल p ऑफ z का z+1 है। बाकी फैक्टर्स क्या हैं? बाकी फैक्टर हमें सिंथेटिक डिवीजन की मदद से जो कोशेंट होगा ये उसके कोफिशिएंट है, यहाँ से मिलेंगे। हमारे पास जो p ऑफ z है उसका एक फैक्टर z माइनस -1 हो गया। दूसरा फैक्टर जो है वो यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन में ये जो कोफिशिएंट्स हैं 1 -4 और 5 ये रिमेनिंग फैक्टर के कोफिशिएंट्स हैं। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल 3 डिग्री की थी, z³ थी, तो जो कोशेंट है वो z² से शुरू होगा। कोशेंट z² से शुरू होगा और z² का कोफिशिएंट 1 होगा। कोशेंट में पहली टर्म z² आ गई, दूसरी टर्म z की होगी और उसका कोफिशिएंट -4 होगा, दूसरी टर्म -4z आ गई और तीसरी टर्म कांस्टेंट होगी और वो हमारे पास +5 आ गई। हमारे पास p ऑफ z का एक फैक्टर z -1 बन गया है और दूसरा फैक्टर z² -4z + 5 है। हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने का मतलब है लीनियर फैक्टर्स में चेंज करना है। तो ये जो z² -4z + 5 है, अभी इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने हैं। इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला या तो a - b के स्क्वायर का या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a + b के स्क्वायर का। ये जो z² -4z + 5 है, इसमें पहली दो वेरिएबल टर्म्स जो हैं वो हमारे पास इस वक्त a² - 2ab हैं। अगर इसमें b का स्क्वायर ऐड कर लिया जाए अपने पास से तो ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो z² -4z में हम b का स्क्वायर ऐड करके इसे कंप्लीट स्क्वायर करके इसके फैक्टर्स बनाना चाहते हैं। पहला फैक्टर तो z+1 बन गया। z² -4z में हम b का स्क्वायर ऐड करना चाहते हैं। b मालूम करने के लिए ये जो 4z 2ab है, इस 4z 2ab को डिवाइड करेंगे 2 और a से। a मेरे पास इस वक्त z है 2z से। जब हमने इसको 2z से डिवाइड किया तो z से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4। मेरे पास b की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। यहाँ पे हमें चाहिए b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर ऐड किया है तो 2 का स्क्वायर हमें -b करना पड़ेगा और ये वाला प्लस का 5 एज इट इज। अब हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स हैं z² -4z + 2 का स्क्वायर, ये बेसिकली मेरे पास a² -2ab + b² हैं। ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएंगी। z+1 हमारे पास पहले एज इट इज, ये बन गया a - b का स्क्वायर। a इस वक्त z है माइनस और b मेरे पास इस वक्त जो है वो 2 है, तो z - 2 का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा और 5 - 4 हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास z - 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर मौजूद है। a² + b² है। a² + b² के फैक्टर्स तो नहीं बनाने आते, हमें a² - b² के फैक्टर्स बनाने आते हैं। a + b × a - b, और हम सीख चुके हैं a² + b² को हम a² - iB² में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल हुआ करता है। चूँकि आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल हुआ करता है तो इसलिए ये जो प्लस का 1 है हम इसको माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब बस 2 स्क्वायर्स और दरमियान में माइनस का साइन है। एक z - 2 का स्क्वायर है, एक आयोटा का स्क्वायर है। हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं? पहले लिखेंगे a यानी z - 2, पहले z - 2 प्लस b आ जाएगा हमारे पास और b जो है वो प्लस आयोटा आ गया। फिर a मेरे पास इस वक्त z - 2 है, तो z - 2 यहाँ पे जिस वक्त मैं लेक्चर तैयार कर रहा था तो यहाँ पे प्लस टाइप हो गया है, प्लस लिखा गया है, यहाँ पे माइनस है। तो मैंने यहाँ पे इस वक्त लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए यहाँ सब जगह माइनस कर दिया है। तो मेरे पास आ गया z - 2, ये a और -b माइनस आयोटा। ये मेरे पास इस गिवन पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं। पॉलिनोमियल थी z³ - 3z² + z + 5 और हमने इसके 3 लीनियर फैक्टर्स बना लिए हैं। डायरेक्ट ना हमारे पास 2 टर्म में से कॉमन लेकर बन रहे थे,
ना ही हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से बन रहे थे। हमने रैशनल रूट थ्योरम का इस्तेमाल करके पहले गेस किया कि कौन कौन से नंबर्स इसके ज़ीरोज़ हो सकते हैं। उन नंबर्स को बारी बारी हमने ट्राई किया। पहले 1 से ट्राई किया तो पता चला वो ज़ीरो नहीं है, और ये ट्राई करते हुए हमने इस्तेमाल किया सिंथेटिक डिवीजन का। फिर -1 से ट्राई किया। जब हमने -1 से ट्राई किया तो पता चला -1 इसका ज़ीरो है। अगर -1 ज़ीरो है तो z -1 इसका फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो सिंथेटिक डिवीजन से हमें क्वोशंट मिलेगा वो होगा, वो दूसरा फैक्टर हमने क्वोशंट लिख लिया। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई थी दूसरे फैक्टर में, इसको तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से लीनियर फैक्टर्स में तब्दील कर सकते थे। एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस में भी किया था। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से लीनियर फैक्टर में तब्दील कर लिया, और हमने गिवन पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स बना लिए हैं। तो ये एक एग्जांपल ऐसी थी कि इस तरह का एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए ये एग्जांपल मैंने स्पेशली सॉल्व करवा दी है। अब एक्सरसाइज 1.3 से पहले सारी थ्योरी भी हमने पढ़ ली है, और 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।